समंदर में अचानक बढ़ी हलचल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस रास्ते को वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, वहीं अब ताकत का सीधा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ चुनौती, दूसरी तरफ जवाब, और इस बार ये जवाब ऐसा है जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया है। दोस्तों, 18 अप्रैल के दिन ईरानी नौसेना ने भारत के 2 जहाजों को निशाना बनाया था, जिसके तुरंत बाद भारत ने IAS विक्रांत को हॉर्मूज के लिए रवाना कर दिया था। जैसे ही विक्रांत हॉर्मूज में दाखिल हुआ, वहां का पूरा माहौल अचानक बदल गया। जो IRGC अपने आप को हॉर्मूज का सिकंदर समझती थी, आज उसकी हालत भीगी बिल्ली की तरह हो गई है। समंदर की लहरें आज खामोश नहीं हैं। वे गवाही दे रही हैं एक ऐसे बदलाव की जिसकी धमक तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। क्या किसी ने सपने में भी सोचा था कि होमच की उन संकरी राहों पर, जहां दुनिया की महाशक्तियां आपस में उलझती हैं, वहां आज तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहराएगा। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, जब दुनिया यह मान चुकी थी कि दबाव के आगे भारत अपने कदम पीछे खींच लेगा। ठीक उसी वक्त समुंदर के सीने पर भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति IAS विक्रांत ने कुछ ऐसा किया कि पूरे समुद्र में हड़कंप मच गया। यह नाक से की जाने वाली आवाज सिर्फ एक जहाज का आगे बढ़ना नहीं है, यह उन ताकतों को सीधा जवाब है जिन्होंने भारत के धैर्य को उसकी कमजोरी समझने की धूल की थी। ईरान की वह एक रणनीतिक गलती जिसने हमारे व्यापारिक जहाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की थी, अब उनके लिए ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली से निकले एक कड़े संदेश ने समंदर का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। विक्रांत के साथ भारत ने 12 नहीं बल्कि 6 और सबसे घातक युद्धपोतों की टुकड़ी को वहां भेज दिया है, जहां ईरान ने भारतीय जहाजों को निशाना बनाया था। क्या आपको लगता है कि 2026 का भारत अपनी संपत्ति और अपने समुद्री रास्तों को किसी के रहमो करम पर छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। आज सवाल केवल व्यापार का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो दुनिया भारत पर करती है। जब हमारे जहाजों के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश हुई, तो भारतीय नौसेना ने वह चक्रव्यूह रच दिया जिससे निकल पाना अब किसी के बस की बात नहीं। आखिर विक्रांत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना के चर्चे हो रहे हैं? हॉर्मज़ में भारत ऐसा क्या बड़ा करने वाला है कि विक्रांत के साथ 6 और युद्धपोतों को भेजना पड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जहाजों के साथ कोई अनहोनी हुई है? आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिसे वैश्विक मीडिया से छिपाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे उस साहसी पलटवार की जिसने विरोधियों के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां कूटनीति का अंत होता है और राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए संकल्प की शुरुआत होती है। आज होगा उस हर एक रुकावट का हिसाब जो भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए खड़ी की गई थी। दोस्तों, भारत की रणनीति को समझने के लिए हमें उस तारीख को याद करना होगा जिसने भारत के सब्र की सीमा को तोड़ दिया। वह तारीख थी 18 अप्रैल। होमज की संकरी लहरों पर भारत के 2 विशाल मालवाहक जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक ईरानी नौसेना और उनके लड़ाकों ने उन जहाजों को घेर लिया। खबर यह है कि उन पर न केवल दबाव बनाया गया बल्कि उनको निशाना भी बनाया गया। यह भारत के तिरंगे का सीधा अपमान था। उन जहाजों को अपनी जान और माल बचाने के लिए बीच रास्ते से वापस मुड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जरा सोचिए, जो जहाज भारत की प्रगति का सामान लेकर जा रहे थे, उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया गया। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, सन्नाटा पसर गया। यह केवल 2 जहाजों का वापस लौटना नहीं था, यह दुनिया के सामने भारत की साख पर प्रहार था। ईरान ने सोचा था कि इस हमले के बाद भारत डर जाएगा और इस रास्ते से अपने पैर पीछे खींच लेगा, लेकिन यही उनसे वह ऐतिहासिक भूल हो गई जिसे ईरान की सबसे बड़ी गलती कहा जा रहा है। भारत ने इस अपमान को चुपचाप सहन नहीं किया। उसी रात नौसेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक हुई और फैसला लिया गया कि अब कूटनीति के साथ साथ शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। आदेश मिला IAS विक्रांत को। विक्रांत, जो भारत की समुद्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसे तुरंत हॉर्मूज के लिए रवाना किया गया। लेकिन इस बार भारत का इरादा सिर्फ वहां पहुंचने का नहीं था, बल्कि उस अपमान का हिसाब बराबर करने का था। ईरान की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने विक्रांत के पीछे पीछे 6 और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत भेज दिए। इन जहाजों में तैनात घातक मिसाइलें और रडार सिस्टम अब उसी जगह पर पहरा दे रहे हैं जहां 18 अप्रैल को हमारे जहाजों को निशाना बनाया गया था। यह भारत का वह कवच है जिसे अब कोई भेद नहीं पाएगा। जो ईरान खुद को हरमूज का अकेला खिलाड़ी समझ रहा था, आज उसे अपनी सीमाओं के भीतर सिमटना पड़ा है,
क्योंकि सामने तिरंगा लेकर विक्रांत खड़ा है। विक्रांत के डेक पर खड़े लड़ाकू विमानों की गर्जना यह बता रही है कि अब भारत के किसी भी जहाज की तरफ आंख उठाकर देखना ईरान के लिए महंगा साबित होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे जहाजों को वापस लौटाने का दौर अब खत्म हो चुका है। अब अगर कोई हमारे रास्ते में आएगा तो उसे विक्रांत के इस चक्रव्यूह का सामना करना होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह तैनाती केवल एक रक्षात्मक कदम है या फिर विक्रांत हॉर्मज में कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पूरे मध्य पूर्व का नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या 2026 का यह शक्तिशाली भारत अपने जहाजों का ऐसा अपमान सह सकता है? 18 अप्रैल की उस काली रात ने हमें बता दिया कि अगर हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो दुनिया हमें डराने की कोशिश करेगी। लेकिन आज हमारी नौसेना ने हॉर्मुज के अंदर जो सुरक्षा चक्र बनाया है उसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अगर आपको भी अपनी नौसेना के इस करारे पलटवार पर गर्व है और आप मानते हैं कि भारत ने विक्रांत को भेजकर बिल्कुल सही किया, तो उस लाइक बटन को भी दबाकर अपनी सहमति दर्ज कराइए। आपका एक लाइक दुनिया को बताएगा कि भारत अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और आज कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज पूरा यूट्यूब जय हिंद के नारों से गूंज उठे। अभी कमेंट्स में लिखिए जय हिंद और साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि तिरंगे की यह धमक भारत के किस किस कोने तक पहुंच रही है। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगले भाग में मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि ईरान की सत्ता में तख्ता पलट हो गया? और क्या विक्रांत अब सीधे ईरान के करीब पहुंचने वाला है? चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, हॉर्मुज की उन संकरी लहरों पर इस वक्त जो नजारा है उसने रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने वहां केवल जहाज नहीं भेजे हैं बल्कि एक अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी है। रणनीति को बारीकी से समझिए। आईएएस विक्रांत को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर तैनात यह 6 युद्धपोत एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कवच बना चुके हैं कि ईरान का कोई भी रडार या मिसाइल सिस्टम इनके करीब आने की सोच भी नहीं सकता। इसे नौसेना की भाषा में बैटल ग्रुप कहा जाता है। लेकिन यह ग्रुप इस बार किसी अभ्यास के लिए नहीं बल्कि 18 अप्रैल के उस अपमान का हिसाब चुकता करने के लिए उतरा है। इन जहाजों पर तैनात लंबी दूरी की मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाला सुरक्षा तंत्र अब सीधे उन ठिकानों की निगरानी कर रहा है जहां से ईरानी लड़ाके हमारे व्यापारिक जहाजों को परेशान करते थे। भारत का संदेश बहुत साफ है। अगर हमारे एक भी नागरिक या संपत्ति को अब खरोच आई तो पलटवार इतना सटीक होगा कि संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। जैसे ही विक्रांत ने हॉर्मुज के द्वार पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वैश्विक कूटनीति के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारी हैरान हैं कि भारत ने इतनी तेजी से और इतनी बड़ी सैन्य शक्ति को वहां कैसे तैनात कर दिया। वहीं चीन, जो हमेशा हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की फिराक में रहता है, वह भारत की इस प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को देखकर दंग है। चीन को अंदाजा भी नहीं था कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए ईरान जैसे देश के सामने इतनी मजबूती से खड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी ईरान के भीतर देखी जा रही है, जो आईआरजीसी कल तक हमारे जहाजों को डराकर वापस लौटने पर मजबूर कर रही थी। आज उनके रडार स्क्रीन पर विक्रांत के लड़ाकू विमानों के सिग्नल देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। विक्रांत से उड़ान भरने वाले टोही विमानों ने पूरे हॉर्मुज क्षेत्र में एक तरह का वर्चुअल पहरा बैठा दिया है। यह भारत की वह चुंबकीय कूटनीति है जहां हमने बिना एक भी शब्द बोले अपनी शक्ति से पूरी दुनिया को अपनी बात मनवा ली है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश यह पूछ रहे हैं, क्या भारत वहां स्थायी रूप से रुकने वाला है? क्या यह तैनाती केवल उन 2 जहाजों का बदला है, या भारत अब वैश्विक व्यापारिक मार्गों का नया थानेदार बनने की ओर बढ़ चुका है? दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस सैन्य घेराबंदी के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक रहस्य भी छिपा है। दोस्तों, हॉर्मुज के संकट को समझने के लिए हमें ईरान के भीतर झांकना होगा, क्योंकि वहां जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। ईरान की चुनी हुई पुरानी सरकार का अब वहां कोई वजूद नहीं बचा है। पर्दे के पीछे से शासन चलाने वाली आईआरजीसी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अब ईरान की सत्ता और फैसलों पर पूरी तरह अपना नियंत्रण कर लिया है। यह वही कट्टरपंथी संगठन है जिसने 18 अप्रैल को भारत के 2 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया था। जानकारों का कहना है कि यह प्रहार ईरान की विदेश नीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह आईआरजीसी के उन कमांडरों की मनमानी थी जो भारत जैसे उभरते हुए देश को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे।
अब ईरान के भीतर कूटनीति की कोई जगह नहीं बची है। वहां केवल बंदूकों और मिसाइलों की भाषा बोली जा रही है। यही कारण है कि भारत ने अपनी रणनीति बदली और विक्रांत को रवाना किया, क्योंकि अब मुकाबला किसी सरकार से नहीं बल्कि एक बेलगाम सैन्य संगठन से है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही IRGC ने भारतीय जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर किया, इस आग में अमेरिका ने भी घी डालने का काम कर दिया। इसी तनाव के बीच खबर आई है कि अमेरिकी नौसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक ईरानी जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका अब इस मौके का फायदा उठाकर ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करना चाहता है। अब हॉर्मुज़ एक ऐसा क्रूर बन चुका है जहां एक तरफ अमेरिका की जिद है, दूसरी तरफ IRGC की मनमानी, और इन सब के बीच खड़ा है भारत का IAS विक्रांत। भारत के लिए यह स्थिति बहुत नाजुक है। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी बचानी है, अपने जहाजों का रास्ता भी साफ करना है, और अमेरिका ईरान की इस दुश्मनी में खुद को ढाल बनकर खड़ा भी करना है। जब अमेरिका ने ईरानी जहाज को पकड़ा तो IRGC ने धमकी दी कि वे हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। विक्रांत के साथ भेजे गए 6 युद्धपोतों को साफ निर्देश दिए गए हैं, किसी पर पहले प्रहार नहीं करना। लेकिन अगर भारत के हितों की ओर एक भी गोली चली तो जवाब ऐतिहासिक होना चाहिए। ईरान के भीतर मची इस उथल पुथल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। क्या IRGC के कमांडरों को यह अंदाजा है कि उन्होंने किस देश से पंगा लिया है? क्या उन्हें पता है कि विक्रांत की यह तैनाती केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि उस अदृश्य सरकार को सबक सिखाने के लिए है जिसने भारत के स्वाभिमान को चुनौती दी है? दोस्तों, हॉर्मुज़ की लहरों पर जो आग लगी है उसका धुआं केवल ईरान तक सीमित नहीं है। इस पूरी घेराबंदी के पीछे एक ऐसा ट्रायंगल काम कर रहा है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही IRGC ने भारतीय जहाजों को निशाना बनाया और विक्रांत ने हॉर्मुज़ में प्रवेश किया, इजराइल की ओर से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। इजराइल, जो पहले से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य गतिविधियों पर नजर गड़ाए बैठा है, उसने भारत के इस कदम का दबे स्वर में समर्थन कर दिया है। सूत्रों की माने तो इजरायली खुफिया एजेंसियों ने भारत को वह गुप्त जानकारी साझा की थी जिससे यह साफ हो गया कि 18 अप्रैल का वह निशाना कोई हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। इजराइल चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में एक स्थायी सुरक्षा दीवार बने ताकि ईरान की मनमानी पर लगाम लग सके। लेकिन यहां भारत को बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि इजराइल की नजदीकी हमें अरब देशों से दूर कर सकती है। भारत का पलटवार केवल सैन्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक संतुलन की कला है। लेकिन असली खतरा ईरान से नहीं बल्कि उस खिलाड़ी से है जो पर्दे के पीछे बैठकर यह सारा तमाशा देख रहा है, वो है चीन। चीन इस वक्त दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वह ईरान को समर्थन देने का नाटक कर रहा है तो दूसरी तरफ वह चाहता है कि भारत और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ जाए कि भारत को चाबहार पोर्ट से हाथ धोना पड़े। अगर भारत चाबहार से पीछे हटता है तो चीन के पास ग्वादर पोर्ट के जरिए पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने का सुनहरा मौका होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस समय भारत के उन 6 युद्धपोतों की हर एक हरकत को ट्रैक कर रही है। उन्हें डर है कि अगर भारत ने हॉर्मुज़ के मुहाने पर अपना बेस मजबूत कर लिया तो हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाली रणनीति कागजों पर ही रह जाएगी। विक्रांत की मौजूदगी ने न केवल ईरान के इरादों को पस्त किया है बल्कि बीजिंग के उन रणनीतिकारों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं जो समंदर को अपनी जागीर समझते थे। यही वह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक सीक्रेट डायरेक्टिव जारी किया। सूत्रों के अनुसार भारतीय बेड़े को यह साफ कहा गया है कि हमारी प्राथमिकता व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करना है, किसी के विवाद का हिस्सा बनना नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम पीछे हटेंगे। भारत ने वहां एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक जैमर सक्रिय कर दिया है जिससे उस पूरे इलाके में किसी भी संदिग्ध मिसाइल या ड्रोन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। विक्रांत के डेक पर तैनात MiG-29 के अब केवल उड़ान नहीं भर रहे बल्कि वे पूरे हॉर्मुज़ क्षेत्र का नया मैप तैयार कर रहे हैं। भारत का यह कड़ा रुख देखकर चीन अब कूटनीतिक रास्ते ढूंढ रहा है ताकि भारत को वहां से हटाया जा सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, जब तक हमारे जहाजों की सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं मिलती और 18 अप्रैल जैसी घटना का पूरा स्पष्टीकरण नहीं आता, विक्रांत की गर्जना हॉर्मुज़ में सुनाई देती रहेगी। दोस्तों, हॉर्मुज़ की इन लहरों पर जो कुछ भी आज हो रहा है वह केवल 2 देशों के बीच का तनाव नहीं है,
यह इस बात का प्रमाण है कि 2026 का भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के आश्वासन का इंतजार नहीं करता। 18 अप्रैल की उस घटना ने हमें एक सबक दिया कि शांति केवल बातों से नहीं बल्कि शक्ति के संतुलन से आती है। आज जब विक्रांत के साथ हमारे 6 युद्धपोत उस संक रास्ते पर पहरा दे रहे हैं, तो यह दुनिया को संदेश है कि भारत के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश अब बहुत महंगी पड़ेगी। ईरान की वह आंतरिक उथल पुथल और IRGC की मनमानी ने भले ही एक अस्थायी संकट खड़ा किया हो, लेकिन भारत ने उसे एक अवसर में बदल दिया है। हमने दिखा दिया है कि हम अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, अपने व्यापारिक हितों और सबसे बढ़कर अपने नागरिकों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह न्यू इंडिया की वह धमक है जिससे आज दोस्त और दुश्मन दोनों वाकिफ हैं। अंत में सवाल यह नहीं है कि होर्मुज में क्या होगा, सवाल यह है कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी इस बढ़ती हुई शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं। भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर हम प्रगति चाहते हैं, लेकिन बिना किसी डर के। और जब तक विक्रांत और हमारी नौसेना के जांबाज वहां तैनात हैं, हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि हमारे समंदर और हमारे सपने दोनों सुरक्षित हैं। दोस्तों, अब हालात उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हर अगला कदम केवल एक रणनीतिक चाल नहीं बल्कि एक संभावित इतिहास बन सकता है। होर्मुज की वे संकरी लहरें जिन पर अब तक दुनिया की ऊर्जा सप्लाई निर्भर थी, वैश्विक ताकतों के टकराव का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत जिस तरह से खड़ा है, वह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सोची समझी, गहराई से तैयार की गई रणनीति का परिणाम है। IAS विक्रांत की तैनाती को अगर केवल एक सैन्य कदम समझा जाए तो यह बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुस्तरीय योजना काम कर रही है, जिसमें सैन्य शक्ति, कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक सुरक्षा तीनों एक साथ जुड़ते हैं। भारत ने इस बार केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए कदम नहीं उठाया है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब वह किसी भी स्थिति में अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। विक्रांत के नेतृत्व में जो बैटल ग्रुप होर्मुज में सक्रिय हुआ है, वह आधुनिक नौसैनिक युद्ध का सबसे उन्नत उदाहरण है। यह केवल जहाजों का समूह नहीं बल्कि एक चलता फिरता एकीकृत युद्ध तंत्र है, जिसमें हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल टाइम सूचना क्षमता है, यानी कि जैसे ही किसी भी दिशा में कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, उसकी जानकारी तुरंत पूरे बेड़े में फैल जाती है और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह का नेटवर्क केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआत में ही निष्क्रिय करने के लिए बनाया जाता है। यही कारण है कि ईरान की तरफ से अब तक कोई बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि सामने जो ताकत खड़ी है वह केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि हर स्तर पर तैयार है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी स्थिति का सबसे अहम पहलू यह है कि भारत ने अपनी रणनीति को पूरी तरह संतुलित रखा है। एक तरफ वह अपने जहाजों और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने अब तक किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई से खुद को दूर रखा है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल शक्ति प्रदर्शन करने वाला देश नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बन चुका है, जो हर कदम सोच समझकर उठाता है। यही संतुलन उसे बाकी देशों से अलग बनाता है, क्योंकि जहां कई शक्तियां जल्दबाजी में निर्णय लेकर हालात बिगाड़ देती हैं, वहीं भारत ने संयम और शक्ति का ऐसा मिश्रण दिखाया है जो बहुत कम देखने को मिलता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आता है, और वह है वैश्विक प्रतिक्रिया। अमेरिका, चीन और मध्य पूर्व के कई देश इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हर देश की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन एक बात सभी के लिए स्पष्ट हो चुकी है कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं रहा। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में सीधे हस्तक्षेप करने से बच रहा है, क्योंकि वह जानता है कि भारत की सक्रियता के बाद स्थिति और जटिल हो सकती है। वहीं चीन के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन गई है, क्योंकि उसकी लंबे समय से चल रही समुद्री रणनीतियां अब सीधे भारत की मौजूदगी से प्रभावित हो रही हैं। चीन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर भारत ने होर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अपनी स्थायी उपस्थिति बना ली, तो हिंद महासागर में उसका प्रभाव सीमित हो सकता है। ईरान के भीतर भी स्थिति सामान्य नहीं है। वहां की आंतरिक अस्थिरता और IRGC की बढ़ती पकड़ ने हालात को और जटिल बना दिया है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां निर्णय केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सैन्य नेतृत्व के प्रभाव में लिए जा रहे हैं।
यही वजह है कि कई फैसले अचानक और आक्रामक नजर आते हैं, लेकिन भारत ने इस स्थिति को समझते हुए अपनी रणनीति को उसी हिसाब से ढाला है। उसने सीधे टकराव से बचते हुए दबाव बनाने का रास्ता चुना है, जो कि लंबे समय में ज्यादा प्रभावी साबित होता है। दोस्तों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखा जाए तो यह केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है। दुनिया अब एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है, एक जहां पारंपरिक शक्तियों के साथ साथ नए खिलाड़ी भी अपनी जगह बना रहे हैं। भारत इसी बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उसकी हर चाल अब केवल उसके अपने हितों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। अंत में सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा। क्या यह स्थिति और गंभीर होगी या फिर कूटनीतिक रास्तों से इसका समाधान निकलेगा? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसने जो रुख अपनाया है वह केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की रणनीति को भी परिभाषित करेगा। और जब तक उसकी नौसेना और उसकी रणनीतिक सोच इसी तरह मजबूत बनी रहती है, तब तक यह विश्वास बना रहेगा कि भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बनें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आज समंदर का असली राजा कौन है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे और एक और बड़ी रणनीतिक खबर के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सजग रहें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।